हे गाइस वेलकम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का माइग्रेशन चैप्टर। ये चैप्टर भले ही छोटा है मगर इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको स्किप करने का रिस्क आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं और एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुम्हारे भाई ने स्किप किया है। पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में आएगा, बस तुम कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना और अपना टेक्स्ट बुक आगे खोल लो। ऐसा कुछ नहीं मैं बोल रहा कि तुम्हें नोट्स बनाना ही बनाना है। तुम अपना टेक्स्ट बुक खोल लो ज्योग्राफी का और बस मुझे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ। एंड दैट्स इट, दैट इज़ मोर देन एनफ आई कैन से यू। ठीक है, नहीं मेरा गारंटी है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं माइग्रेशन होता क्या है। मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स बिटवीन वन जियोग्राफिकल रीजन टू अनदर, दिस इज द की पॉइंट। माइग्रेशन डिनोट्स मूवमेंट बाय ह्यूमन बींग्स बिटवीन वन जियोग्राफिकल रीजन टू अनदर। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, कोई अगर बंदा है वो इंडिया में रिसाइड करता है और वो ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट कर जाता है। माइग्रेट यानी कि शिफ्ट कर जाता है या सेटल कर जाता है। और ये शिफ्ट और सेटल परमानेंटली भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है। परमानेंट और टेम्पररी दोनों हो सकता है और दोनों ही केस में हम लोग इसको माइग्रेशन कहेंगे। परमानेंट वाले केस में भी माइग्रेशन कहेंगे और टेम्पररी वाले केस में भी माइग्रेशन ही कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज या फिर फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे माइग्रेशन को प्रमोट करते हैं। बेसिकली तीन मेजर फैक्टर्स है। पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा है ग्लोबलाइजेशन और तीसरा है टेक्नोलॉजी। अगर तुम लोग खुद सोचो, अगर कहीं पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे वो एरिया में। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगा तो पीपल जॉब के लिए वहाँ जाएंगे। और कोई ग्लोबल सिटी है तो रिकग्नाइजेशन के लिए वहाँ जाएंगे। और कोई सिटी ऐसा है जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, कोई एरिया ऐसा है बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, तो पीपल वहाँ शिफ्ट होना प्रेफर करेंगे। जहाँ पे भाई देखो गांव देहात में जोमेटो वगैरह चलता है नहीं, भले ये बहुत छोटा फैक्टर है, मगर तुम जहाँ रहते हो, अगर तुम सिटी में रहते हो तो तुम्हारे यहाँ जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब चलता है। ठीक है, तो ये सारा सहूलियत तुम्हें मिलता है एक एरिया में, तो यहाँ तुम लोग शिफ्ट होना प्रेफर करोगे जो एरिया में ये तीनों चीज़ होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी। ये तीनों मेजर फैक्टर्स है जो कि माइग्रेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर और अच्छे से दिमाग में बैठा लो। मैं ये नहीं बोल रहा याद करो, मगर तुम्हें हर कुछ मैं समझा रहा हूँ, समझो बस, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनो मेरे को। कि एग्जामिनेशन में लिखने बैठो तो पेन उठा के बस मेरा वॉइस तुम्हारे सामने इको करे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं माइग्रेशन के दो टाइप्स। माइग्रेशन दो टाइप्स के होते हैं, पहला इंटरनल और दूसरा इंटरनेशनल या उसको एक्सटर्नल माइग्रेशन भी कहते हैं। इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है, जैसे अगर इंडिया के अंदर ही कोई बंदा कोलकाता टू बैंगलोर अगर कोई वो माइग्रेट कर जाता है, एक सेकेंड, इट इज नॉट द स्पेलिंग ऑफ बैंगलोर, BANGLOR, बैंगलोर। भाई साहब क्या हो रहा है, एक सेकेंड, सॉरी गाइस सॉरी। बड़ी बड़ी देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहते। हाँ, तो कोलकाता से अगर कोई बैंगलोर, भाई स्पेलिंग बैंगलोर, हाँ, अगर कोई कोलकाता से बैंगलोर माइग्रेट करता है या बैंगलोर से कोलकाता माइग्रेट करता है, देखो रीजन चेंज नहीं हुआ, रीजन इंडिया ही है। और कोई कोलकाता से बैंगलोर ट्रांसपोर्ट बोल रहा हूँ, माइग्रेट कर रहा है और कोई बैंगलोर से कोलकाता माइग्रेट कर रहा है, तो रीजन तो चेंज नहीं हुआ, रीजन सेम है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, विद इन ए कंट्री भी इसको लिख सकते हैं, विद इन अ कंट्री। और इंटरनेशनल या फिर एक्सटर्नल माइग्रेशन कैसे किसको कहते हैं, वन कंट्री टू अनदर, वन कंट्री टू अनदर, टू अनदर। ठीक है, जब कोई बंदा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट करता है तो उसको इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, भाई इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया वाला एग्जांपल, कोई इंडियन है वो ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट किया या कोई ऑस्ट्रेलियन है वो इंडिया में माइग्रेट किया, तो ये है तो माइग्रेशन, मगर इसमें रीजन चेंज हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनेशनल माइग्रेशन। बहुत अच्छे से समझाया है, सब कुछ क्लियर है अभी तक। और अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन दो टर्म्स होते हैं। देखो तुमको यहाँ मेन कीवर्ड जो है मैंने हाईलाइट करके रखा है,
इमिग्रेशन सबसे पहले इमिग्रेशन क्या होता है, इनटू ए कंट्री। अगर तुम्हारी कंट्री में कोई आउटसाइडर आ जाता है, शिफ्ट कर जाता है या सेटल कर जाता है, बेसिकली अगर माइग्रेट कर जाता है कोई आउटसाइडर तुम्हारी कंट्री तुम्हारे रीजन में, तो वो इमिग्रेंट होता है, वो इमाइग्रेट कर रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर हम लोग इसका एग्जांपल ले, कोई बांग्लादेशी है, ठीक है, कोई बांग्लादेश से कोई है, कोई बंदा है बांग्लादेश से, अब वो शिफ्ट कर गया इंडिया में बिकॉज ऑफ बेटर फैसिलिटीज़ हियर। अगर वो इंडिया में शिफ्ट कर गया, माइग्रेट कर गया, तो इंडिया का अल्टीमेटली पॉपुलेशन बढ़ा इससे, और वो जो बांग्लादेश का आदमी है, वो बांग्लादेशी जो है, वो इंडिया आके शिफ्ट कर गया, उसको हम लोग कहेंगे इमाइग्रेंट। वो इमाइग्रेंट हो गया हम लोग के लिए। और अब क्या होता है कि अब तुम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हो, अगर कोई इंडियन है वो अमेरिका शिफ्ट हो गया, ठीक है, फॉर बेटर फैसिलिटीज़ अमेरिका शिफ्ट हो गया, तो उसको हम लोग इमाइग्रेंट कहेंगे। वो बेसिकली वो बंदा जो है इमाइग्रेशन कर गया, अपना कंट्री छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में जाके शिफ्ट या सेटल हो गया। और ये शिफ्ट सेटल मैंने पहले भी बता दिया, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है, दोनों केस में इसको माइग्रेशन ही कहेंगे। ठीक है, और अब देखो ये बांग्लादेश से अगर कोई बांग्लादेश हमारे इंडिया में आके सेटल कर गया, तो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन क्या होगा, ये बेसिकली तुम लोग को पॉपुलेशन डेंसिटी में पढ़ाया जाता है। तो मतलब अब यहाँ भी पढ़ा देता हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी भी जब पढ़ाऊंगा तो उसमें भी काम आएगा तुम लोग को। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंडिया का अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, अगर बहुत सारे पीपल जो हैं डिफरेंट कंट्री से आके तुम्हारे कंट्री में सेटल कर जाएंगे, तो तुम्हारे कंट्री का पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अब यहाँ पे अगर कोई इंडियन जो है अमेरिका जाके शिफ्ट हो गया, तो अगर कोई इंडियन है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं बहुत सारे इंडियंस, तो इंडिया का पॉपुलेशन अल्टीमेटली क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड यू टू मेमोराइज। ये तुम मेमोराइज कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। मेमोराइज बोला है, याद नहीं बोला है। मेमोराइज यानी कि समझ लो अच्छे से। ठीक है, ओके। अब हम लोग एक 1970s से क्या हुआ है, हमारे इंडिया का बात है, 1970s से क्या हुआ है भाई, किसी को पता होगा तो नहीं, चलो बताता हूँ क्या हुआ है। एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ ओके, देखो 1970 से हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, जैसे इसमें आते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और भी बड़े बड़े पोस्ट के आदमी जो हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड हैं। उन्होंने क्या किया, इंडिया को छोड़ के वो कहाँ गए, यूएसए गए, यूके गए, कनाडा गए और कुछ अलग अलग कंट्रीज़ में गए, जैसे वेस्टर्न यूरोप में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं उसमें गए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए वहाँ शिफ्ट हो गए। मतलब अच्छे पढ़े लिखे स्किल्ड आदमी, स्किल्ड और एजुकेटेड प्रोफेशनल्स वो शिफ्ट हो गए दूसरे कंट्री में। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई एजुकेटेड, बहुत सारे एजुकेटेड लोग जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अगर वो शिफ्ट कर जाएंगे अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाएंगे, तो अपने कंट्री का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, नुकसान होगा। तो ये बेसिकली ये जो टर्म है नुकसान, दिस इज़ ओनली नोन एज ब्रेन ड्रेन। अपने कंट्री से उन्होंने पढ़ाई किया, इंडिया में रह के अपना अर्ली एजुकेशन उन्होंने हासिल किया, उसके बाद वो चले गए दूसरे कंट्री में, दूसरे कंट्रीज़ में जाके वो शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने का मतलब वहाँ जाके वो अपना गुजर बसर करने लगे, तो इससे अपने कंट्री का तो लॉस हुआ। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज ब्रेन ड्रेन, और तुमको यही याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एग्जामिनेशन में भाई मेरा वॉइस इको करना चाहिए, बार बार बोल रहा मैं। ठीक है, ब्रेन ड्रेन इज द माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज में वही आ गए भाई, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये लोग सब आ गए। फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एक्स्ट्रा ट्रेंड एंड स्किल्ड, मतलब ये लोग जब शिफ्ट होते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, तो ये ऑब्वियस बात है हम लोग के एक लॉस का कारण है, और इस लॉस को ही हम लोग ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल, वो भाई ये लाइन कहाँ से आ गया, कोई ना, अच्छा कोई नहीं, मैं सुधार दूंगा भाई। चलो, इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है। इंटरनल माइग्रेशन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कोई बंदा कोलकाता, एग्जाम्पल भाई बार बार कोलकाता दे रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, तुम्हें कोलकाता का याद आना चाहिए। कोलकाता टू बैंगलोर कोई बंदा शिफ्ट करता है, या बैंगलोर टू कोलकाता शिफ्ट करता है, तो इस फेनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल माइग्रेशन। रीजन डज नॉट चेंज, यहाँ पे तुम लोग के लिए लिख देता हूँ, रीजन डज नॉट चेंज, मतलब भाई कंट्री तो वही था ना, कंट्री रीजन वही था, इंडिया ही था, मगर इंडिया ही के किसी कोने में कोलकाता से कोई बैंगलोर जा रहा है, बैंगलोर से कोई कोलकाता जा रहा है, माइग्रेट कर रहा है, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज इंटरनल माइग्रेशन। और ये 4 तरह के होते हैं, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल, ये 4 तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रूरल टू रूरल क्या होता है। अंडर दिस पीपल मूव फ्रॉम वन विलेज टू अनदर,
एक विलेज से दूसरे विलेज में जाते हैं। अब तुम सोचोगे कि भाई एक विलेज से दूसरे विलेज में कोई जा रहा है वो तो भाई महामूर्ख होगा तभी ऐसा कुछ कर रहा है, मगर ऐसा नहीं है भाई। देखो बहुत सारे विलेज में क्या होता है कि इरिगेशन अच्छे से नहीं, इरिगेशन यानी कि खेती बाड़ी अच्छे से नहीं होता, एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होता है दूसरे साइड वाले विलेज में अच्छे से एग्रीकल्चर इरिगेशन सब अच्छे से हो रहा है भाई, प्लांटेशन वगैरह सब अच्छे से हो रहा है, उनका बेसिकली जो सॉइल है वो फर्टाइल है, तुम्हारा सॉइल फर्टाइल नहीं है। और अब ऑब्वियस सा बात है तुम अगर फार्मर हो तो तुम वहीं जाना प्रेफर करोगे, ये इसीलिए रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है। देखो मैरिज की वजह से भी बहुत लोगों लड़के लोग का शादी मतलब एक विलेज से दूसरे विलेज में होता है। तो और हम लोग के इंडियन कल्चर में क्या होता है, लड़की को ससुराल जाना होता है। तो अगर कोई लड़की एक दूसरे विलेजर से शादी करती है तो ऑब्वियस सा बात है उसको अपना विलेज छोड़ के उसके विलेज में जाना होता है। तो यहाँ पे हुआ ना रूरल टू रूरल, रूरल बेसिकली विलेज होता है, सॉरी ये टर्म मैंने बताया नहीं, बहुत कोई को पता नहीं होगा, मतलब रूरल इज इक्वल टू विलेज, विलेज ठीक है, जो कम डेवलप्ड एरिया है। अब यहाँ पे और दूसरा रीज़न है सीजनैलिटी ऑफ वर्क, लैक ऑफ वर्क एक्सेट्रा, ये सारा रीजन है जो भी मैंने तुम्हें बता दिया। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रूरल टू रूरल माइग्रेशन, ठीक है ये सब हम लोगों ने समझ लिया। इन स्लैक सीजन, स्लैक एग्रीकल्चर सीजन, दिस यू हैव टू रिमेंबर, याद करो भाई अच्छे से, मतलब ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। इन स्लैक एग्रीकल्चर सीजन ए लार्ज नंबर ऑफ विलेजर्स मूव आउट टू सीक कैजुअल एम्प्लॉयमेंट इन इरीगेशन। देखो स्लैक एग्रीकल्चर एक सीज़न होता है जब एक लार्ज अमाउंट में विलेजर्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं फॉर कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए इन इरीगेशन, इरीगेशन यानी कि खेती में। ऑब्वियस बात है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, अगर कोई दूसरा विलेज है वहाँ पे खेती बाड़ी अच्छा तो फार्मर्स वहाँ जाना प्रेफर करेंगे, दिस इज़ व्हाट इट इज़, तो याद रख लो सही से बस। अब रूरल टू रूरल का एक और एग्जांपल, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, भाई इसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं, इसको हम लोग नहीं भूलते। पाकिस्तान इन तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ सच माइग्रेशन। कौन सा माइग्रेशन, रूरल टू रूरल। पाकिस्तान इन तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ सच माइग्रेशन। भाई देखो पाकिस्तान तो ऐसे है पूरा रूरल कंट्री, सॉरी मतलब ऐसा है नहीं, मगर फिर भी देखो एक एग्जांपल याद रखो, नो कॉमेडी। देखो पाकिस्तान इन तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ सच माइग्रेशन। पाकिस्तान तराई रीजन में उत्तर प्रदेश के ये बहुत अच्छा एग्जांपल है रूरल टू रूरल माइग्रेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट माइग्रेशन आता है हम लोग का रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, अंडर दिस पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू टाउन्स, मेट्रो सिटीज। देखो भाई इसका ना मेरे को बताने का जरूरत नहीं है कि अगर कोई विलेज से सिटी आता है तो क्यों आता है। तुम लोग अगर कोई गांव में रहते होगे तो तुमको पता होगा कि लोग बात करते हैं फलाने का लड़का शहर चला गया, उनके लिए ये भी बहुत बड़ा बात होता है कि फलाने का लड़का शहर चला गया। तो दिस इज व्हाट रूरल टू अर्बन। क्यों जाते हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कमाने खाने के लिए, बस यही रीज़न तुमको लिख के आना है, जो हो रहा है बस वही लिख के आना है। इसलिए क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, रूरल एरियाज़ में उतना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। मगर विलेज में क्या इंडस्ट्रीज़ होती है, नहीं, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती हैं। सिटीज़ में होती है इंडस्ट्रीज़, हाँ बिल्कुल होती है, बहुत सारी होती है, तो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा पैसा, इसीलिए लोग रूरल टू अर्बन, ये सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा स्तर पे अगर कोई माइग्रेशन होता है तो वो रूरल टू अर्बन होता है, ठीक है। और इसको कॉज करते हैं पुश और पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स वो होते हैं जो तुम्हें मजबूर कर देते हैं अपना एरिया छोड़ने पे। जैसे तुम कोई एरिया में रह रहे हो, वहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होता, पानी का बहुत कमी है, साइड वाले विलेज में पानी वानी बहुत अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छा है, तो तुम क्या करोगे, तुम अपना बोरिया बस्तर बांधोगे, साइड वाले विलेज में शिफ्ट हो जाओगे। तो ये पुश फैक्टर था तुम्हारे लिए, पानी पुश फैक्टर था। वहीं दूसरी तरफ पुल फैक्टर दूसरे विलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम सोचो, दूसरे विलेज में पानी था, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ था, तो वो तुम्हारे लिए पुल फैक्टर हो गया, उसने तुम्हें अट्रैक्ट किया। पुल फैक्टर इज बेसिकली क्या, अट्रैक्टिव फैक्टर, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अट्रैक्टिव फैक्टर, दिस इज व्हाट इट इज। चलो अब अर्बन टू अर्बन, लोग अर्बन टू अर्बन क्यों करेंगे भाई, लोग पागल थोड़ी हैं, सही बात है, लोग पागल थोड़ी हैं भाई। देखो कोई अगर टाउन्स होता है ना, टाउन्स बहुत सिटीज़ ऐसा डेवलप नहीं होता है, और उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है मगर उतना नहीं होता है जितना सिटीज़ वगैरह में होता है। टाउन्स वैसे अर्बन एरियाज़ में आता है, टाउन्स ऑल्सो कम इन अर्बन एरिया
मगर जो सिटीज़ होता है, मेट्रो सिटीज़, लार्ज सिटीज़ और मेट्रो सिटीज़, इन सब में बेटर फैसिलिटीज़ होता है। देखो, मोर फैसिलिटीज़। ऐसा नहीं है कि टाउन्स में फैसिलिटीज़ नहीं है, विलेज के कंपैरिजन में, रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में फैसिलिटीज़ है, मगर अगर तुम उसको कंपेयर करोगे लार्ज सिटी से, मेट्रो सिटी से, तो फिर फैसिलिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं भाई। तो इसीलिए लोग अर्बन टू अर्बन भी माइग्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ रूरल टू अर्बन करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न दैट मेट्रो सिटीज़ हैव, भाई देखो, अगर कोई, सही बात है, तुम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही वहाँ पे। अगर देखो, अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में, बेसिकली मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज़ होती है, बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ होता है। वहाँ पे भाई ऐसा नहीं है, बिना वर्कर की कंपनी नहीं होता है। अब तुम वहाँ जा रहे हो वर्क करने के लिए, कंपनी के अंडर में तुम वर्क कर रहे हो, इंडस्ट्रीज़ के अंदर में तुम वर्क कर रहे हो, तो उनका भी फ़ायदा हो रहा है। और ये एक रीज़न है कि वाई मेट्रो सिटीज़ हैव ग्रोन एट सच फास्टर रेट। मतलब मेट्रो सिटीज इतना फास्ट क्यों ग्रो कर रहा है, ये तुमको अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन इसका रीज़न है। अगर कोई तुमको एग्जामिनेशन में पूछ दे, वाई मेट्रो सिटीज हैव ग्रोन एट मच फास्टर रेट देन टाउन्स एंड देन रूरल एरियाज, तो तुम उसका लिखोगे द सिंपल आंसर इज अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। इस पे तुमको फुल नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द वैक्यूम दस हैज कॉस्ट, ये तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तो मतलब इसको ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे दिया हुआ। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अर्बन टू रूरल माइग्रेशन। सच अ मूवमेंट टेक प्लेस एट एडवांस स्टेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बन टू रूरल में क्या होता है, ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो जाता है। देखो, कुछ भी चीज़ एक लिमिट में अच्छा लगता है, मगर अगर कोई चीज़ लिमिटलेस हो जाता है तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे अर्बनाइजेशन, सिटी डेवलप कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, मगर अगर सिटी इतना डेवलप कर जाए कि वहाँ पे एक एक कंपनीज में जॉब है ही नहीं, क्योंकि वर्कर्स पहले जा चुके हैं, जितने रूरल एरिया से थे, टाउन से थे, सब वर्कर वहाँ जा चुके हैं, अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं है उधर, और सब कुछ गिच पिच हो रखा है, सिटीज़ एकदम क्राउडेड है, तुमको मतलब नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, प्लस सिटीज़ में पॉल्यूशन भी इतना ज़्यादा होता है। तो ये सारा रीज़न है कि पीपल जो है अर्बन टू रूरल भी माइग्रेट करते हैं। भाई गाँव वालों, खुश हो जाओ, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन भी होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ रूरल टू अर्बन होता है। कि ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओवर कंजेशन, हाफ हज़ार्ड ग्रोथ, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। ऑब्वियस सा बात है, तुम मुंबई चले जाओ, वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है भाई। हाई प्रेशर ऑन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, हाँ ऑब्वियस सा बात है, तुम क्राउडेड बस वगैरह में चढ़ोगे तो उसमें बहुत भीड़ लगता है, अच्छा थोड़ी लगता है, ठीक है। और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, सब कुछ तो मैंने बता ही दिया भाई। अब बढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन में। कॉजेज़, अब यहाँ पे ना, मतलब बेसिकली हम लोग 3 कॉजेज़ और पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो अब हम तुम लोग को सब चीज़ बताते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में तुम, इकोनॉमी मतलब ही मनी होता है, तुमको पता है। इकोनॉमी जहाँ भी आ जाए तुम समझ जाओ कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ फाइनेंस से रिलेटेड है, मनी स्लैश फाइनेंस। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स बेसिकली पैसे का तंगी। अगर तुमको पैसे का तंगी हो रहा है गांव में, तुम कहाँ जाना चाहोगे, सिटीज़ में जाना चाहोगे, तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स है। बेटर, देखो एम्प्लॉयमेंट, बेटर एम्प्लॉयमेंट्स के लिए कहाँ जाना चाहिए, सिटीज़ में जाना चाहिए। हायर वेजेस के लिए कहाँ जाना चाहिए, मुंबई दिल्ली सिटीज़ जाना चाहिए। फैसिलिटीज़, फिर मुंबई दिल्ली। बेटर वर्किंग कंडीशंस, फिर वही मतलब बेटर वर्किंग कंडीशन रहता है। एंड अट्रैक्टिव एमिनिटीज़, ठीक है, जितना भी एमिनिटीज़ है वहाँ तुम्हें, मतलब जितने भी, और मतलब ये सारे एमिनिटीज़ ही तो हो गए। हायर वेजेस, फैसिलिटीज़, बेटर वर्किंग कंडीशन, ये सारे तुम्हारे अट्रैक्टिव एमिनिटीज़ है जो एज अ पुल फैक्टर काम करते हैं। जो तुम्हें पुल फैक्टर को मैंने बोला था ना, ये अट्रैक्टिव फैक्टर है, अट्रैक्टिव फैक्टर, ठीक है। अब दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं मैरिज। मैरिज में क्या होता है, मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर इन माइग्रेशन। मैंने पहले तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, ये मैंने तुम्हें पहले ही समझा चुका है। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा? तो बोलता हूँ भाई, जैसे मैरिज में क्या होता है कि हम सब ने एग्जांपल लिया था, हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है कि लड़की का जब शादी होता है तो वो लड़के के घर चली जाती है। तो वही हो रहा है यहाँ पे। अगर कोई एक लड़की दूसरे विलेजर से शादी करती है तो उसको अपना विलेज छोड़ के उस जो विलेजर से उसने शादी किया उसके विलेज में जाना होता है। और यही माइग्रेशन का कॉज है। मैरिज में माइग्रेशन इसी वजह से होता है, फीमेल्स को अपना घर छोड़ना होता है हमारे इंडियन कल्चर में, ठीक है। चलो, अब लैक ऑफ सिक्योरिटी। लैक ऑफ सिक्योरिटी क्या है? अगर कोई एरिया है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस वहाँ बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल क्राइम्स होते हैं, ऐसा क्राइम्स जिसमें तुमको जस्टिस भी नहीं मिल सकता है,
पॉलिटिकल क्राइम होते हैं भाई, तुम्हें पता है पॉलिटिशियंस पावर में, अगर वही क्राइम कर रहे हैं कोई एरिया में तो तुम क्या रहना पसंद करोगे? तुम्हें पता है कि पुलिस वगैरह कोई तुम्हें इंसाफ नहीं दिला सकता, तो क्या तुम वहां रहना पसंद करोगे? नहीं रहना पसंद करोगे। दिस इज व्हाट लैक ऑफ सिक्योरिटी इज, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एंड इंटर एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी। इसमें क्या होता है कि मतलब रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एक तरह का, अगर वहाँ कहीं एरिया है उसमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बना हुआ है, तुम क्या रहना चाहोगे वहाँ पे? नहीं रहना चाहोगे। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस से एक और मतलब आता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे में लड़ती रहती है, तुम क्या लड़ाई वाले माहौल में रहना चाहोगे? बहुत सारे लोग नहीं रहना चाहेंगे। दिस इज़ वॉट लैक ऑफ सिक्योरिटी इज़। और ये जो है एक पुश फैक्टर है, हम लोगों ने ये पढ़ा था, मैरिज जो था वो एक पुल फैक्टर था और लैक ऑफ सिक्योरिटी एक पुश फैक्टर है। ये पुश फैक्टर है, याद रखना मेरे भाइयों। चलो अब यहाँ पे ना तुम्हारे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव माइग्रेटेड आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड आसाम ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ड्यू टू डिस्टर्ब्ड कंडीशंस देयर, ड्यू टू डिस्टर्ब्ड कंडीशन देयर। तुमको पता मतलब बताया नहीं गया क्या डिस्टर्ब्ड कंडीशंस था, तो तुम लोग डायरेक्ट याद रखना कि वहाँ पे कुछ डिस्टर्ब सिनेरियो बना हुआ था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहा था, जिसके वजह से पीपल को जम्मू एंड कश्मीर और आसाम छोड़ना पड़ा। ठीक है। People also migrate on a short-term basis in search of better opportunities for recreation, health care facilities, legal advices, or for availing services which are nearby towns provide। वही मतलब बेटर हेल्थ केयर जहाँ पे, लीगल एडवाइजेस जहाँ तुम्हें अच्छा मिलता है, जहाँ पे सर्विसेज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ तुम जाना प्रेफर करोगे। दीज आर ऑल्सो दी कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। और अब हम लोग आते हैं एजुकेशन। तुम जानते हो हमारे इंडिया में सरकारी स्कूल का हालत कैसा है, बहुत सारे सरकारी स्कूल सही नहीं है। तो वो कहाँ होते, सरकारी स्कूल बेसिकली मतलब ज़्यादातर वो मतलब देखो सरकारी स्कूल को लोग ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे करते हैं? विलेजेस में करते हैं, रूरल एरियाज़ में करते हैं। तो और सिटीज़ में जो है प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, बेटर स्कूल्स होते हैं। तो लोग जो है रूरल टू अर्बन इसीलिए भी माइग्रेट करते हैं, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एजुकेशन जो उन्हें गाँव में नहीं मिल पाता है, जो सिटीज़ में ही आके मिलेगा। तो दिस इज़ द मेजर कॉज for why migration basically rural to urban migration takes place। यहाँ पे rural areas by and large lack educational facilities, especially those of higher educational and rural people have to migrate to urban centers। वही मैंने बोला, रूरल एरिया के लोग जो है वो अर्बन सेंटर्स में, अर्बन सिटीज़ में जाते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। क्यों करते भाई? तुमने कभी सुना है कि लोग अर्बन एरिया से रूरल एरिया में चले गए पढ़ाई के लिए? ऐसा कभी नहीं सुना होगा। बस मैं यही तुम्हें समझाना चाह रहा था। और तो ये तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो गया, एजुकेशन। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन अब कुछ देख लेते हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है? ऑब्वियस सा बात है, तुम्हारा एक रिलीजन है, तुम्हारा एक कल्चर है। अगर तुम अपना कल्चर छोड़ के किसी और के कल्चर, ऐसे जगह चले जाओगे जहाँ और दूसरे लोग रहते हैं, दूसरे कल्चर, जिनका दूसरा कल्चर है, तुम्हारे कल्चर से उनका कल्चर मैच नहीं करता, तो वहाँ क्या होगा? तुम उनका कल्चर सीखोगे, वो तुम्हारा कल्चर सीखेंगे। दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। यहाँ पे डिफ्यूज़न होता है, यानी कि तुम उनके कल्चर के बारे में कुछ जानते हो, वो तुम्हारे कल्चर के बारे में कुछ समझते हैं। तो यहाँ पे ना भाई ये बहुत अच्छा है, एक दूसरे को तुम लोग समझते हो, ये बहुत अच्छा चीज़ है। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में ये बहुत अच्छा चीज़ है माइग्रेशन का। मगर कभी कभी देखो मतलब ऐसा नहीं है कि पाँचों उंगलियाँ बराबर होती हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे एक तरफ तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस है कि डिफ्यूज़न हो रहा है, तुम एक दूसरे को, रिलीजन को, कल्चर को समझ रहे हो, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। मगर कभी कभी क्या होता है ना कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वो तुम्हारे कुछ ट्रेडिशन से खुश नहीं होते, तुम उनके कुछ ट्रेडिशन से खुश नहीं होते हो, तो ये क्या हो जाता है? कल्चरल या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है एरियाज़ में। तो ये बहुत गलत है, जिसको अवॉइड करना चाहिए सबको। और एजुकेटेड लोग तो करते ही हैं अवॉइड। भाई तुम लोग भी बच्चे हो, तुम लोग अभी से सीख लो कि कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी सही नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को हमेशा अवॉइड किया जाता है। ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में क्या होता है कि अगर इमाइग्रेशन हो रहा है कहीं पे, इमाइग्रेशन यानी कि कोई तुम्हारे कंट्री में आ रहा है, दूसरा कंट्री, अपना कंट्री छोड़ के तुम्हारे कंट्री में शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा, विच इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन एंड दस नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। कट गया था वॉइस। तो इमिग्रेशन में क्या होता है कि लेबर का सप्लाई बढ़ता है, विच इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन एंड दस नेशनल इनकम भी बढ़ता है।
अब हम लोग एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ इमिग्रेशन देख लेते हैं। एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ इमिग्रेशन इंक्लूड्स लॉस ऑफ जॉब्स। ऑब्वियस सा बात है, अगर बहुत ज़्यादा पीपल माइग्रेट करेंगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। मान लो किसी ने 12वीं ही किया है और किसी ने ग्रेजुएशन किया है, तो ऑब्वियस सा बात है वो कंपनी जो है ग्रेजुएशन वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, तो वो 12वीं वाले का तो जॉब खतरे में आ जाएगा। तो कॉम्पिटिशन डेवलप होता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ जॉब्स होता है। और हैवी बर्डन नेचुरल रिसोर्सेज एंड पब्लिक सर्विस। सही बात है, रिसोर्सेज यानी कि जितना भी रिसोर्स होता है कंट्री का वो ज़्यादा यूज़ होता है इमिग्रेशन की वजह से, और पब्लिक सर्विसेज का भी ज़्यादा यूज़ होता है। हाई स्किल्ड इमाइग्रेशन एंड सो कॉल्ड ब्रेन ड्रेन कैन ऑल्सो इम्प्लाई द लॉस ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज फॉर सेंडिंग कंट्रीज। सही बात है, अगर हम लोग हम मेरी कंट्री से अगर कोई डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, यहाँ से प्राइमरी एजुकेशन हासिल करके वो किसी और कंट्रीज में शिफ्ट हो गया है, तो लॉस किसका हुआ? हम लोग का लॉस हुआ। रिसोर्सेज किसका गया? हम लोग का रिसोर्सेज गया। तो दोनों का लॉस है और दोनों का प्रॉफिट है। इमिग्रेशन का भी लॉस प्रॉफिट दोनों है, इमाइग्रेशन का भी लॉस प्रॉफिट दोनों है। लॉस हम लोग समझ चुके हैं, प्रॉफिट हम लोग भाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तुम्हारे, ठीक है। और यहाँ पे होता है दी एंड ऑफ द चैप्टर, बट अभी हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, जियोग्राफी का ही पढ़ाएंगे और इसी तरीके से या फिर इससे भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे जिससे तुम लोग को एकदम सब कुछ समझ में आए। हाँ, और लास्ट में मैं एक चीज़ और बोल रहा था कि अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और एक अच्छा सा कमेंट नहीं किया है समझने के बाद सब कुछ, तो भाई कर देना। और बोल रहा था अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए एकदम, मतलब ये पेन वैन का दाग तो हट जाएगा, तो अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए तो तुम लोग मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हो जो कि है tomuch.in। यहाँ मैंने लिख दिया है, यहाँ तुम जा सकते हो और यहाँ तुम्हें सारा नोट्स फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए ख्याल रखना आपका।